हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अजीत सर ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज का जो टॉपिक है वो है संघवाद वर्ग 10 के बच्चों के लिए पार्ट 2 लेकर के हाजिर हूं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। संघवाद आज जो हम चर्चा करेंगे उसके सबसे पहले जान लेते हैं किस पर किन किन विचार पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला है सत्ता के बंटवारे के स्वरूप पर हमारी चर्चा होगी। भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण करेंगे। संघवाद के तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्वशासन की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग संघवाद की ओर कि संघवाद क्या होती है। तो इसकी बहुत ही छोटी परिभाषा और अच्छी परिभाषा दी गई है। देश में दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती है। मतलब एक केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है या फिर स्थानीय स्वशासन हो सकती है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, ये सरकारें होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। इसका अर्थात कि एक ही नागरिक समूह केंद्र सरकार को भी चुनती है और राज्य सरकार को भी चुनती है। इनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो इनके जो अधिकार क्षेत्र, इनकी जो शक्तियाँ होती है, ये अलग अलग बटे होते हैं और उन्हीं शक्तियों पर, उन्हीं विषयों पर ये काम करते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है, जबकि राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाती है। सत्ता की ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। ये दोनों सरकारें अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। ठीक है। एकात्मक सरकार, एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे सत्ता की साझेदारी में कि श्रीलंका में एकात्मक सरकार थी और वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है, जिसके कारण जो है वहाँ पे केंद्र सरकार के अधीन सारी शक्तियाँ निहित होती है और वह अपने से नीचे स्थानीय सरकारों को आदेश देती है। तो एकात्मक सरकार हो गई, एकात्मक व्यवस्था हो गई। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जिनके बारे में जान लें। या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। अर्थात संविधान में जितनी भी सरकारें होती है, 2 स्तर की सरकार या 3 स्तर की सरकार, उन सभी के जो अधिकार क्षेत्र हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित है और उसी के अनुसार वो तीनों काम करते हैं। संविधान में परिवर्तन के लिए दोनों सरकारों की सहमति जरूरी होती है। यदि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना होता है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सहमति लेनी जरूरी होती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधीन की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार जो होते हैं, उनको व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत को दी गई है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। या केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दूसरे राज्य सरकार, या कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जितनी भी सरकारें होती है, केंद्रीय सरकार हो, राज्य स्तर की सरकारें हो, ये सभी के जो राजस्व का जो हिस्सा है वो अलग अलग विभाजित है, बटा हुआ है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता और की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये महत्वपूर्ण था संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेष। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र में जितने भी बड़े देश हैं, लगभग आप एक चाइना को छोड़ दीजिए तो लगभग जितने बड़े देश हैं उन सभी देशों में संघीय व्यवस्था है। लेकिन कहता है दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में ही संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन इन देशों में दुनिया के 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। कहता है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते
अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इन देशों में जो है दूसरे तरीके का एक संघीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जिस क्षेत्र पर जो क्षेत्र इस देश में शामिल होना चाहते हैं वो अपनी एक अलग पहचान बना करके इसमें शामिल होते हैं, वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं और इस देश में शामिल हो जाते हैं। तो एक ऐसी भी शासन व्यवस्था होती है, वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी संघीय शासन व्यवस्था स्थापित है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिसकी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना होता है, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे भारत, बेल्जियम, स्पेन। तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो भारत को देखते होंगे कि भारत में कई प्रांत हैं और वो सभी प्रांत या तो भाषा के आधार पर बने हैं, या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बने हैं, या संस्कृति के आधार पर बने हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग अपनी विविधताओं को संजोए हुए रहते हैं और वो सत्ता का बंटवारा करते हैं। तो ये भी एक संघीय शासन व्यवस्था है। तो दो प्रकार का संघीय शासन व्यवस्था हो गई, एक जो दूसरे इकाई किसी एक देश में जाकर के समायोजित हो जाती है लेकिन अपनी स्वतंत्र प्रभाव बनाए रखती है। दूसरा होता है कि कोई एक देश होता है जो आंतरिक विविधता के आधार पर उसको राज्य के रूप में परिणित कर देता है ताकि वह अपनी विविधता को, संस्कृति को बनाए रखे। संघीय शासन व्यवस्था है। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रांतीय सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां हैं। मतलब यह है कि भारतीय संविधान ने भारत की संघीय व्यवस्था को एक मजबूत बनाए रखने के लिए जो कार्य करने वाली जो विषय हैं, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद ना हो, शक्तियों के लिए लड़ाई ना हो, इसलिए संविधान में स्पष्ट रूप से 3 सूचियां बना दी गई है और तीनों सूचियों में उनके विषय लिख दिए गए हैं कि किन किन विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, किन किन विषयों पर राज्य सरकार का अधिकार होगा और किन विषयों पर दोनों का अधिकार होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, और इस सूची के अंतर्गत 97 विषय आते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। दूसरा है राज्य सूची, इस पर राज्य अपना कानून बनाती है। इसके अंतर्गत में 66 विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होती है, जैसे पुलिस, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि। समवर्ती सूची क्या होती है? इस सूची में 47 विषय होते हैं, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। मतलब इस पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो राज्य सरकार की कानून बनाए गए कानून जो है वो हट जाते हैं और उसके जगह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ, जो इन तीनों में शामिल, जो विषय इन तीनों सूची में शामिल नहीं होते हैं वो विषय अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती है, जिस पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है और केंद्र सरकार ही अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाती है। जैसे साइबर क्राइम, जिस समय हमारा संविधान लिखा गया था उस समय साइबर क्राइम जैसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में हम साइबर क्राइम से जान पहचान होते हैं, रूबरू होते हैं। तो इसलिए ये साइबर क्राइम इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, इसलिए ये अवशिष्ट शक्तियों में आती है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को जाता है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। भारतीय संघ के वैसे इकाइयाँ जो अपने आकार के चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सकते, स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, उन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप आदि इसी कोटि में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को
प्राप्त है। मतलब हम अपने देश में कई प्रांत हैं, हमारे यहाँ 28 प्रांत हैं, 28 प्रांत में हम लोग देखते हैं कि किसी प्रांत को अलग से विशेष अधिकार का दर्जा मिला हुआ है, चाहे वह भौगोलिक स्तर पे हो या वहाँ गरीबी के स्तर पर हो। इस प्रकार के कुछ कुछ विशेष परिस्थिति के कारण जो है, और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण और सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। और कुछ ऐसे भी इकाइयाँ हैं, ऐसे भी प्रांत हैं, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे किसी राज्य में उनको सम्मिलित करना संभव नहीं हो पाया है। वैसी स्थिति में वह केंद्र सरकार के अधीन रहती है और उस पर केंद्र सरकार अपनी निगरानी करती है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को भी देना होगा। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था तो संवैधानिक व्यवस्था है ही, संविधान के माध्यम से ही देश चलाया जाता है, लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसकी भी सबसे बड़ी देन है। जो जनमत होता है उस जनमत को स्वीकार करता है। इसे ही संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। अर्थात हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है और हमारी जो विविधता है वो हमारे देश की संघीय व्यवस्था को, ढांचा को मजबूत करने में अपना स्थान सुनिश्चित करती है। भारतीय राज के बारे में आइए चर्चा करते हैं। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उसी वक्त से लेकर 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नई प्रांत बनाए गए। कई की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। नए राज्यों का गठन भाषा, संस्कृति, भूगोल तथा जातीयताओं के विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के आधार पर किया गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1947 में जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय जो है भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है वो आप इस प्रकार देख सकते हैं। आप अभी के प्रांत और उस समय के प्रांत में आप अंतर देखेंगे। जैसे बहुत कुछ आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी बिहार देख रहे हैं तो 1947 में यह बिहार था लेकिन झारखंड नहीं था, लेकिन आज के डेट में झारखंड बन चुका है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं मध्य भारत, ठीक है, तो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत जो है बाद में चेंज हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश दो भागों में विभाजित हो गया, एक मध्य प्रदेश रह गया और दूसरा छत्तीसगढ़ बन गया। उसी प्रकार से संयुक्त प्रांत, जिसको आजकल हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, या उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत था, ये दो भागों में बट गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसी तरीके से पंजाब आप देख रहे हैं तो उस समय पंजाब था लेकिन ये दो भागों में बट गया, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। राजस्थान को पहले राजपुताना कहा जाता था, बाद में इसे राजस्थान नाम दिया गया। फिर उसके बाद बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत में जो है इसको दो भाग में बांट दिया गया, एक भाग गुजरात बन गया, दूसरा महाराष्ट्र बन गया। उसी तरीके से मैसूर कर्नाटक बन गया, मध्य प्रदेश मद्रास को आप देख रहे हैं, मद्रास के अंतर्गत में आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु आती है। तो इस प्रकार से हम आप देख सकते हैं कि 1947 और अभी 2019 के बीच भारत के राजनीतिक मानचित्र पर कई बदलाव आए हैं। चलिए, उस समय कुछ ऐसे देशी रियासत भी थे जो यहाँ पे दिखाया गया है, भारतीय देशी राज्य, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इस मानचित्र को देख सकते हैं, 2019 का यह मानचित्र है जो 1947 से कैसे भिन्न है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, अभी यदि आप अभी की तुलना करें आप 2020 में, तो जम्मू कश्मीर भी दो भागों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख हो गया, जो पहले एक राज्य था अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये आप देखिए पंजाब तीन भाग में बट गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, है ना। तो इस प्रकार से ये बदलाव आया है। कुछ बदलाव भाषा के आधार पर हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, ये पहले मद्रास प्रांत में पड़ता था। कर्नाटक भाषा के आधार पर बना, पंजाब हरियाणा भाषा के आधार पर बना, ठीक है। झारखंड अपनी जातीयता के आधार पर बना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रांत जो है प्रांतों का निर्माण हुआ। भाषा नीति, भाषा नीति के बारे में हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं हमारे संविधान किसी भी भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य 21 अन्य भाषाओं के संरक्षण हेतु अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब किसी भी भाषा को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया हुआ नहीं है, चूँकि पूर्णतः जो है हमारे देश में सिर्फ हिंदी या किसी अन्य प्रकार की जो भाषा, अन्य भाषाएँ हैं वो पूर्णतः किसी में नहीं बोली जाती है, पूरे देश में नहीं बोली जाती है। इसीलिए चूंकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं के लोग रहते हैं तो उन सभी महत्वपूर्ण भाषाओं को
भाषाओं के संरक्षण में अनुसूचित भाषा के रूप में दर्ज कर लिया गया है। कहता है केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है बशर्ते उम्मीदवार इसका विकल्प के रूप में चुनता है। तो हमारे देश में 22 भाषाओं को संरक्षण दिया गया है, हिंदी तथा 21 अन्य भाषा। तो इसमें किसी कोई भी उम्मीदवार यदि एग्जाम में बैठना चाहता है और जिस भाषा को चयन करेगा उसी भाषा में उसकी एग्जाम होगी। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। जो बिहार में हिंदी है तो वही आप कर्नाटका में चले जाएंगे तो वहाँ पे कन्नड़ भाषा हो जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा हो जाती है। ये उनकी अपनी राजभाषा है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में ही बंद कर देना चाहिए था, ऐसा मतलब संविधान में लिखा गया था। लेकिन चूंकि गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि नहीं, अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति दे दी ताकि किसी भी प्रकार का जो है विवाद को टाला जा सके। केंद्र राज्य संबंध कहता है काफी समय तक देश में एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अब केंद्र सरकार में एक पार्टी का शासन है और उसी पार्टी का शासन अन्य राज्यों में भी है, तो दोनों के बीच में जो है कोई कन्फ्लिक्शन या विवाद नहीं होता था। लेकिन कालांतर में क्या हो गया कि जब केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता था। तो ये संघवाद की भावनाओं के बिल्कुल प्रतिकूल था। केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद के भावना के प्रतिकूल था। 1990 के बाद देश के अनेक राज्यों में जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो यही दौर में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। मतलब गठबंधन सरकार क्या है? तो गठबंधन सरकार होता है कि यदि किसी राष्ट्रीय महत्व के जो दल होते हैं उनको यदि पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता है तो वो अपने क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके या किसी अन्य दलों के साथ मिल करके सरकारें बनाती है। कहता है चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। मतलब अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अलग अलग जो है उनके विचार होते हैं, तो उन सभी विचारों को लेकर के उनके दलों का समर्थन लेकर के जो है जो सरकार बनाई जाती है वो गठबंधन सरकार हो गई। इससे क्या हो गया? इससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर भी प्राप्त होने लगा और एक नई संस्कृति पनपी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे देश में केंद्र सरकार को बहुत ही मजबूत रखा गया है, क्योंकि लगभग 1000 मान लीजिए मुगलों के शासन और उसके बाद अंग्रेजों के शासन व्यवस्था के बाद यदि केंद्र सरकार के कमजोर नीति के कारण ही जो है बाहरी विदेशी जो है भारत में आए, इसलिए जो है केंद्र सरकार को मजबूत रखा गया है। जो इस प्रकार के चित्र दिखाया गया है इसका मतलब यह है कि ये सभी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह केंद्र सरकार से जो है एक तरह से भिक्षा याचन कर रही है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं गठबंधन सरकार की कुर्सी, यहाँ पे बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री, इनके साथ में और भी अनेक क्षेत्रीय दलों के जो है नेता इनके समर्थन दे रहे हैं, मतलब मिल करके शासन चला रहे हैं। तो ये गठबंधन सरकार का जो है ये कानून बनाया गया है। चलिए भारत की भाषाई विविधता को देखते हैं। कहता 2011 के जनगणना के अनुसार लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, राजस्थानी। ये सभी अलग अलग जो है स्थानीय भाषा हैं, लेकिन इसको हिंदी में ही गिनी जाती है। इस प्रकार टोटल 1300 अलग अलग जो भाषा थी वह जो है मिलकर के 121 प्रमुख भाषा के रूप में आ गई, जिनमें से 22 भाषाओं को जो है भारत की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इसे अनुसूचित भाषाएं भी कही जाती है। और यही 22 भाषाएं हैं जिस पर जो है यदि आप परीक्षार्थी के तौर में शामिल होते हैं तो इन किसी भी भाषा, इस 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं और उस विषय में आप उस भाषा में आप अपना परीक्षा दे सकते हैं। कहता है हिंदी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। भारत की अनुसूचित भाषाएं, भाषा एवं बोलने वाले का अनुपात आप इस प्रकार से देख सकते हैं। एक भाषा का नहीं हो पाया इस कॉलम में, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। उर्दू को 4.19% लोग जो है ये बोलने वाले हैं उर्दू। असमिया 1.26 है। बांग्ला 8.03% लोग बोलते हैं। बोडो 0.12%
प्रतिशत लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि गुजराती 4.58 है, हिंदी 43.63 है। तो सबसे अधिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद हमारे देश में दूसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है वो बोली जाती है बंगला। बंगला सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तेलुगु है, सॉरी मराठी है, मराठी के बाद तेलुगु है, तेलुगु के बाद तमिल है। तो इस प्रकार से जो है हमारे देश में ये 22 प्रमुख भाषाएं हैं और इन्हें संरक्षित किया गया है। भारत का विकेंद्रीकरण, आइए सबसे अब महत्वपूर्ण चीज़ें पर आते हैं हम लोग कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। कहा था भारत में 2 स्तरों की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यह महसूस किया गया है कि भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर काम करने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो, यह प्रांतीय स्तर सरकार के नीचे हो। तो भारत में आरंभ में जब संविधान का हमारा गठन हुआ तो उस समय 2 सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन यह बाद में महसूस किया गया कि नहीं, यदि भारत के निचले स्तर तक भी जो है राजनीतिक जागरूकता फैलाई जाए, इसलिए ज़रूरी है कि तीसरा स्तर भी एक बनाया जाए जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, और अपनी समस्याओं का निपटारा वो खुद कर सके, उनको कुछ अधिकार और वित्तीय अधिकार भी प्रदान किया जाए। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, उनको भी कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने लेवल पे कुछ काम कर सके और उनके अंदर जो है राजनीतिक जागरूकता पनप सके, इसलिए उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले 3 मुद्दे को देख लेते हैं। स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को निपटारा करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही काम हो, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। क्योंकि उनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं तो लोग जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करके समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। देश के शासन व्यवस्था के प्रति लोगों की जागरूकता इस प्रकार बढ़ेगी और राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। तो 3 प्रमुख बातें हैं जिसके कारण जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। कहता है देश में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। हालांकि इससे पहले भी कदम उठाए गए थे लेकिन उतना कारगर नहीं हुआ था, चाहे वह बलवंत राय मेहता कमेटी हो या फिर अशोक मेहता कमेटी हो। तो विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन जो विशेष और वास्तविक प्रयास था वह था 1992 में, जो ऐतिहासिक प्रयास किया गया। संविधान संशोधन करके तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। तो कौन कौन से कदम उठाए गए ताकि विकेंद्रीकरण जो है हमारे देश में बिल्कुल शक्ति के साथ लागू हो? नियमित रूप से चुनाव कराना, तो इनके लिए हुआ कि भाई विकेंद्रीकरण तभी कारगर होगी जब उन्हें नियमित रूप से चुनाव कराया जाए। तो संविधान संशोधन करके जो है सभी राज्यों में यह सुनिश्चित किया गया कि निचले स्तर की जो सरकारें हैं, स्थानीय स्वशासन है, उनको जो है नियमित रूप से चुनाव कराना अनिवार्य किया जाए। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। इन सीटों के लिए, इन लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए 1/3% पद जो है आरक्षित कर दिया गया। राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग था, केंद्रीय चुनाव आयोग, लेकिन अब राज्यों में भी चुनाव आयोग गठन किया गया, जो जिनका काम है स्थानीय स्तर पे जो हमारी सरकारें होती है, पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, उसकी चुनाव कराए। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है ताकि इनको अपनी मजबूती का पता चल सके। स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3 स्तर बनाए गए हैं। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। नगरीय क्षेत्र के लिए भी 3 स्तर बनाए गए हैं, जैसे नगर पंचायत, छोटे मोटे यदि कुछ टाउन जैसा दिखता है तो नगर पंचायत होती है, उसके बाद नगर पालिका होती है और उसके बाद नगर निगम होती है। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए भी 3 स्तर बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी 3 स्तर बनाया गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया जो प्रमुख होता है वो मुखिया होता है। प्रखंड समिति का जो मुखिया होगा, प्रमुख होगा, वो प्रखंड प्रमुख होगा। जिला परिषद का जो प्रमुख होगा वो जिला प्रमुख होगा। उसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में जो टाउन एरिया है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे नगर निगम होता है। नगर निगम में मेयर होता है, जो प्रमुख होता है वो मेयर कहलाता है। नगर पालिका में नगर पालिका प्रमुख कहलाता है और नगर पंचायत में नगर पंचायत प्रमुख कहलाता है। तो इस प्रकार स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में 3 अलग अलग इसके भाग हैं, इकाइयाँ हैं। कहता है स्थानीय स्वशासन का प्रयोग दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। हमारे देश में, देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि हमारे देश में लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव
होता है, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद ये सभी होते हैं, वो उनकी संख्या 36 लाख होती है। सोच लीजिए, कहा था यह संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है और राजनीतिक जागरूकता फैली है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ने से उनकी आवाज़ को भी मजबूती मिली है, उनका महत्व भी बढ़ा है और उन्हें काम करने की आज़ादी दी गई है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है, जैसे पंचायतों के चुनाव में भी प्रत्याशी द्वारा बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जाता है, ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है, अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। तो ये प्रमुख इस तरह की जो है कमियां, अभी भी परेशानियां हैं स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः लागू करने में। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस स्थानीय स्वशासन को एक मजबूत अधिकार दिया गया है। फिर भी स्थानीय स्वशासन के देश के लोकतंत्र के आदर्श स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से यह पार्ट जो है समाप्त होता है। यदि आपने मेरे तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।